नमस्कार भाई, भंवर मेघवंशी के साथ एक दूसरे शो में आज हम राजस्थान में पिछले हफ्ते या अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात चलेंगे। राजस्थान जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज में चल रहा है। अभी डीबी लाइव का एक सर्वे आया, प्री पोल सर्वे जिसको कह सकते हैं, हालांकि इट्स टू अर्ली, लेकिन फिर भी वो सर्वे ये बता रहा है कि कांग्रेस आगे जरूर है लेकिन भाजपा बहुत पीछे नहीं है। इस बार भी मुकाबला टक्कर का होने की उम्मीद है। लास्ट टाइम भी लगभग ऐसा ही मुकाबला था जिसमें बहुत नैरो मार्जिन से कांग्रेस जीत पाई थी। उसके बाद हुआ यह है कि कांग्रेस के अंदर जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाली जो पूरी लड़ाई थी फिलहाल स्थगित दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा के अंदर वसुंधरा राजे को लेकर तमाम सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। जो यात्रा निकल रही है उसमें वसुंधरा शामिल नहीं हो रही हैं। उनके जो खेमे के विधायक हैं उनको टिकट ना देने की बात हो रही है। उनके बहुत पुराने साथी मेघवाल साहब को अचानक पार्टी से निकाल दिया गया। उनको लेकर एक बहुत शर्मनाक बयान आया कि अब उनकी उम्र हो गई है, इस उम्र में बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। और ये सब मिलाकर राजस्थान में माहौल गरमाया हुआ है। और इसके साथ साथ राजस्थान से इस तरह की खबरें लगातार आती हैं, ये दुखद है लेकिन राजस्थान से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, कभी बलात्कार की, कभी लिंचिंग की, कभी बाकी सारी चीजों की। ये सब भी साथ में चल रहा है। साथ में एक डेवलपमेंट और हुआ कि मोनू मानेसर जो लंबे समय से फरार था वो गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होकर अब वो राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आ गया और रोज नई नई कहानियां खुल रही हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, इसके एनालिसिस के लिए हम बात कर रहे हैं भाई भंवर मेघवंशी से, जो न सिर्फ राजस्थान के एक बेहद सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं बल्कि एक ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो राजस्थान की नब्ज को बहुत कायदे से समझते हैं। नमस्कार भंवर भाई। नमस्कार अशोक जी। क्या चल रहा है आपके राजस्थान में? आपने मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी से निकलवा दिया, अब आगे? आप ये पूछिए कि क्या नहीं चल रहा है राजस्थान में। वो सब कुछ चल रहा है। वो सब कुछ चल रहा है जो एक राजनीतिक राजनीतिक वक्त पर चलना चाहिए। अब ये इस पे तो क्या कहा जाए कि कैलाश मेघवाल जी जैसे उम्रदराज आदमी को उनकी पार्टी ने 60 साल यूज किया और उम्र के इस मोड़ पर ऐसी बेइज्जती करके फेंक दिया। और अब उनके बच्चों की उम्र के, अगर उनके बच्चे होते तो उनके बच्चों की उम्र के जो लोग हैं केंद्र में मंत्री बने हुए, वो कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी का बहाना लेकर के कि भाई बुढ़ापे में तो बचपन लौट जाता है, और ये बचपने जैसी बातें कर रहे हैं। न केवल ये बल्कि उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बातें की जा रही है। तो संस्कारों वाली पार्टी में ये सब कुछ हम देख रहे हैं कैलाश मेघवाल के साथ भी, और लगभग उन्हीं की उम्र की सूर्यकांता व्यास जो एक और विधायक हैं जोधपुर से, उनके लिए भी कमोबेश ऐसी बातें की जा रही है। तो ये सब चल रहा है। और जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल बहुत ज्यादा होंगी और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मुझे लगता है कि ये इसका अब उल्टा होता जा रहा है। ये जो मारकाट मची हुई है वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। और इतना हड़बड़ी है और इतना ज्यादा मुझे लगता है कि होचपोच हो गए हैं ये लोग कि इनकी जबान ही फिसल करके कुछ का कुछ बोल रही हैं। एक केंद्रीय मंत्री तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन निश्चित है, और अब जो है मतलब पूरे देश में ही परिवर्तन आने वाला है। जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच और मुकाबला है वो। दूसरे यहाँ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने यही कह दिया कि मुकाबला जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। मुझे लगता है कि ये शायद उनको एहसास हो रहा है कि सच्चाई यही। अच्छा, बुजुर्ग नेताओं को लेके भारतीय जनता पार्टी में ये लंबे समय से देखा जा रहा है। आप देखिए, बलराज मधोक को किनारे कर दिया गया था एक जमाने में। आडवाणी जी को आप देखिए, एक जमाने में हीरो थे, आज कहां हैं किसी को पता भी नहीं चलता। मध्य प्रदेश में सुमित्रा ताई जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं, सुमित्रा महाजन,
उनका बयान आया था कि यहां पर जो बुजुर्ग और सीनियर नेता हैं उनको उनको उपेक्षित किया जा रहा है और मुझे भी उपेक्षित किया जा रहा है। और अब हम राजस्थान में देख रहे हैं कि दो इतने वरिष्ठ नेताओं को इस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है, ऐसा लगता है कहीं कल्चर में शामिल हो गया है। दूसरी बात, मेघवाल साहब जो हैं उस जमाने के दलित नेता हैं जिस जमाने में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के साथ दलित लोग बहुत कम हुआ करते थे, और बेदाग चरित्र है, कभी किसी पार्टी में गए आए नहीं है, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और जनता में लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में उनको निकाले जाने का क्या असर पड़ सकता है उस कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने की कोशिश बड़े लंबे समय से कर रही है। आपकी अशोक जी ये बात सही है कि कैलाश मेघवाल जी भाजपा से मतलब जो जनसंघ था इसका पूर्ववर्ती वर्जन, उससे तब जुड़े जब आम तौर पे इस आइडियोलॉजी के साथ दलितों का किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं होता था। और ये भी बात सही है कि इन्होंने दलित कम्युनिटियों में अ, भाजपा को पहुंचाने का काम किया। ये अलग चीज है कि उन्होंने अपनी पहचान कभी भी एक मेघवाल लीडर के रूप में या दलित लीडर के रूप में सीमित नहीं की। अ, अपनी पहचान को उन्होंने बहुत विस्तृत किया और ऐसा नेता जो किसी भी जिले में जाकर के चुनाव लड़ा और जीत गया। अजमेर में चुनाव लड़ा, वहां जाके वो जीत गए। गंगानगर हनुमानगढ़ इलाके में जाके चुनाव लड़ा, वहां से जीत गए। जालोर में बूटा सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, वहां से जीत गए। भीलवाड़ा जहां अभी वो विधायक हैं, जो मेरा अभी नेटिव पैलेस है, वहां से उनका इस रूप में कोई लेन देना नहीं है। वो चित्तौड़ में पैदा हुए, भोपाल सागर में, और उदयपुर में उन्होंने अपनी वकालत की और राजनीति की शुरुआत करी। लेकिन भीलवाड़ा में आकर के वो निरंतर दूसरी बार जीते और पिछली बार के चुनाव में तो उनको सर्वाधिक वोटों से जीतने का उनके पास कीर्तिमान है। 74,000 वोटों से वो जीत करके आए हैं। और पिछले 10 सालों में उनकी कॉन्स्टिटेंसी में हर कोई ये कहता है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक ही पार्टी है, और वो कैलाश मेघवाल अपने आप में एक पार्टी है। दोनों तरफ के, भाजपा हो, कांग्रेस हो या और भी दल हो, वो सब लोग उनसे सीधे जुड़े रहते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति की जिसने, जो दलित कम्युनिटी में पैदा हुआ और उस समय जनसंघ का हाथ थामा जब कोई भी नहीं थामता था, और पूरे जीवन भर लगा रहा और अधिकांश चुनाव जीते। 12 से ज्यादा चुनाव उन्होंने लड़े और शायद 10 चुनाव उन्होंने जीते हैं उसमें, और हर जगह जाकर के जीत करके आने का जो बंदे ने एक रिकॉर्ड कायम किया, उस व्यक्ति के बुढ़ापे को आप बहुत ही अच्छे तरीके से भी उसका वो कर सकते थे, राजनीतिक विदाई कर सकते थे। इस रूप में विदाई जो की गई और जिस तरीके से उनको निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया, और अब उनको पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि उनको भाजपा की प्राथमिक सदस्यता वगैरह सबसे वो करे किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसका एक नकारात्मक प्रभाव जरूर पूरे राजस्थान में जा रहा है, क्योंकि कैलाश मेघवाल जी ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री के नाम पर, और वो चिट्ठी काफी वायरल हो रही है। उस चिट्ठी में जो चीजें उन्होंने कही, जो आरोप उन्होंने लगाए, वो आरोप एक तरीके से भाजपा के कैंपेन का जो लीड नारा है कि राजस्थान में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के आरोप में एक तरीके से वो पिन चुभोने वाला ये चिट्ठी काम कर रहा है। और दूसरा, इनका जो ये कहना है कि दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, भाजपा इसको लेकर के काफी वोकल है और जगह जगह पे ये नारे लिखे हुए हैं। तो ये अब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि भाई, आपके साथ जिसने 60 साल काम किया, उस दलित नेता के साथ आप ये दुर्व्यवहार कर सकते हैं, आप कौन सा फिर समाधान देंगे और किस तरह दलितों के साथ आप सम्मान का व्यवहार कैसे करेंगे? क्योंकि अधिकांश दलित तो अभी भी आपके साथ जुड़े हुए नहीं है। तो जो जुड़ा हुआ था, जिसने जीवन लगा दिया और किसी पार्टी में नहीं गया, वो बंदा जीवन भर उसी आइडियोलॉजी के साथ लगा रहा, उस व्यक्ति का जो अंतिम समय है, मुझे लगता है कि वो एक नकारात्मक असर तो डाल ही रहा है। और इनका जो एक आक्रामक कांग्रेस पर एक जो प्रहार था करप्शन को लेकर के, दलित एट्रोसिटी को लेकर के, इन दोनों मुद्दों की भी हवा निकाल। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा अलग देखते हैं।
हालांकि कभी तीसरी ताकत वहां पे बहुत मजबूत रही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग देखते हैं। हनुमान बेनीवाल, आरएलपी, अभी उनकी रैली है और लगातार उनकी रैलियों में बहुत भीड़ हो रही है। सोशल मीडिया पे उनके समर्थकों का एक अच्छा खासा हुजूम है। क्या क्या फैक्टर है हनुमान बेनीवाल का? कौन है, कैसे पॉलिटिक्स में आया और क्या उनकी पॉलिटिक्स है? थोड़ा आपसे मैं समझना चाहता हूँ। हनुमान बेनीवाल को एक तरीके से जाट राजनेता के रूप में राजस्थान के लोग देखते हैं। और उनकी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है आरएलपी, अ, उसके इस वक्त 3 विधायक और एक सांसद हैं जो खुद बेनीवाल जी हैं। और बेनीवाल जी के साथ जिस तरीके से खास तौर पे जाट कम्युनिटी के यूथ जो जुड़े हैं, वो हर एक कॉन्स्टिटेंसी में उनका असर है। और कई जगहों पर उपचुनाव में चाहे बाकी चुनावों में भी उनके उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे हैं। तो आप अगर मानेंगे तो क्षत्रिय दल के रूप में आरएलपी का जो उभार है, उसको आप नकार नहीं सकते, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हनुमान बेनीवाल कोशिश में लगे हुए हैं, और पिछली बार भी उन्होंने ये किया कि जाटों के अलावा वो दलितों की उन कम्युनिटियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कम्युनिटीज थोड़ी सी मुख्य धारा की कम्युनिटी नहीं है, या दलित समाज में भी जो थोड़ी उपेक्षित समुदाय हैं। जैसे उनके जो विधायक बने हैं, वो गर्ग और बावरी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये जो दलितों की जो वोकल कम्युनिटी है, चाहे जाटव है, बैरवा है, मेघवाल है, या रेगर है, खटीक है, वाल्मीकि है, उससे इतर जो छूटे हुए लोग हैं उनको इकट्ठा करते हुए वो अपने जाट वोट को उनको ट्रांसफर करते हुए अपना एक नया समीकरण वो बना रहे हैं। और वोकल रहते हैं, हर जगह पर पहुंच जाते हैं। अभी जो यूनिवर्सिटी के जो चुनाव रद्द हुए तो उन्होंने स्टूडेंट्स, छात्र नेताओं को साथ ले लिया, और जगह जगह पे युवा हुंकार रैलियां वो कर रहे हैं। अभी जयपुर में उनकी रैली हुई। और हनुमान बेनीवाल का इतना असर तो अशोक जी है आज की तारीख में कि वो किसी विधानसभा में 5 से 15 हजार वोटों पर असर कर सकते हैं। और वो जिस भी इलाके से निकलते हैं, बड़ा काफिला उनका निकलता है, उनकी रैलियों में लोग आते हैं। तो अब चूंकि उनका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रहा पिछली बार, और अब उनकी राजनीतिक विरोधी जहां से वो सांसद है, वहां ज्योति मिर्धा, जो बीजेपी, मिर्धा खानदान जो बीजेपी में 3 पीढ़ियों से रहा, अब वो बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस में रहा, वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो जी जी, तो अब वो स्थिति है कि इनका ये बीजेपी में तो बीजेपी के गठबंधन में तो जाने से रहे। और स्वाभाविक है कि शायद ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश करें। और इसको लेकर के कांग्रेस में भी बहुत लोग असहज हुए हैं। यहाँ ऐसे वक्तव्य भी आए हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम सोच भी नहीं सकते कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस गठबंधन में आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कौन किसके साथ चला जाता है। किसने सोचा होगा कि जब बीजेपी आम आदमी पीडीपी के साथ। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आ सकते हैं एक साथ गठबंधन में, तो फिर बेनीवाल साहब की क्या दिक्कत है? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह का बड़ी चुनौती आज भाजपा और उसकी विचारधारा से है, उसमें मुझे लगता है कि ये इन संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है कि आरएलपी जैसी पार्टियों को इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो होते हैं तो मुझे तो लगता है कि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इसमें फायदा ही होगा, और इसमें जो वोटों का बंटवारा है वो निश्चित रूप से रुक सकता है। तो बेनीवाल है, और आप भी थोड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कुछ ज्यादा अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, जो पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, अ, वो वो उसका उभार और उसका जो प्रभाव है आदिवासी क्षेत्रों में, वो भी निश्चित रूप से रहेगा। तो मुझे लगता है कि आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी और ओवैसी का प्रभाव मुस्लिम बहुल इलाकों में जो बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि जुनैद और नासिर के वक्त में ओवैसी जब मेवात में आए थे, तो महज 1-2 दिन बाद वो पहुंचे, और लाखों लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। तो मुझे लगता है कि हम केवल ये कहते हुए खारिज न करें कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है या सी टीम है, उससे काम चलेगा नहीं। आपको जो सेक्युलर वोट है उसको बंटने से रोकना पड़ेगा।
और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो इन सब परिस्थितियों को देखे और देख करके निर्णय करे। और यहाँ गठबंधन के बजाय अगर इंडिया गठबंधन में वो शामिल होते हैं तो उनके लिए कुछ जगह छोड़ना मुझे लगता है कि उचित हो सकता है। मेवात की आपने बात की, मैं मेवात गया था। जो जो हिंसा हुई थी, लिंचिंग हुई थी, उसके तुरंत बाद में, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन बाद मैं वहाँ पे गया था। और मैं आपको बताऊं कि स्थानीय जो वहाँ की कांग्रेस विधायक थी, जो मंत्री भी हैं, उनसे बेहद नाराज़गी थी उस इलाके में। और चूंकि ओवैसी साहब आके गए थे, और ओवैसी साहब बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, तो ओवैसी साहब का अच्छा खासा इमोशनल असर मुझे उस इलाके में दिखाई दिया। ये एक सच्चाई है। और जब मैं गया था तब तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुंचा भी नहीं था, इसको लेके गुस्सा भी था। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, लेकिन नाराजगी एक तरह की मुसलमानों में भी दिखाई दी मुझे। ये बहुत संभव है कि भाजपा के खिलाफ वो एक होकर किसी एक ही पार्टी को वोट दे दें, लेकिन राजस्थान में ये फैक्टर भी आज नहीं तो कल खड़ा होगा। वसुंधरा जी पे लौटते हैं। खबर आ रही है कि वसुंधरा जी को मनाने की कोशिशें चल रही हैं। आपके पास क्या खबर है? देखिए, तीन तरह की खबरें रोज मीडिया में दिख रही हैं। वसुंधरा जी की नाराजगी की खबर तो शाश्वत है, और सबको ही मान चुका है। राजस्थान के बच्चे बच्चे को ये समझ में आ गया है कि वसुंधरा राजे की भयंकर किस्म की उपेक्षा हो रही है, और उनको केवल दिखाने के लिए कभी कभी सामने लाया जा रहा है कि नहीं, वसुंधरा जी हमारे साथ हैं। वसुंधरा जी आज भी मास लीडर हैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे लगता है कि जो क्राउड पुलिंग की क्षमता उनमें है, वो ये सारे लोग मिलकर के भी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी परिवर्तन यात्राओं में जिस तरीके से लोगों की कमी रही है, और उस कमी को इन्होंने जगह जगह पे जेसीबी मशीन्स, बुलडोजर लगा करके उन पे खड़े होकर के बरसा वो फूल बरसा करने का कोशिश किया। मुझे लगता है कि वो साफ कह रहे हैं कि भाई हम राजस्थान में बुलडोजर का शासन लाना चाहते हैं। तो वो दिख रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे की उपेक्षा निश्चित ही चल रही है। और बीच बीच में ये भी आता है कि वो शायद नई पार्टी बनाएंगी, लेकिन अब वो नई पार्टी का वक्त बचा नहीं है और वो शायद ये नहीं करेंगी। लेकिन अगर उनको सम्मानजनक तरीके से उनके लोगों को टिकट विकेट मिलने का और ये सब जो नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे अकेली काफी है भारतीय जनता पार्टी को 60-70 सीटों तक समेटने में। वो सक्षम है, उनके लोग हैं नीचे तक, और वो करेंगी। वो साइलेंटली पूरी कारसेवा इनकी कर देने वाली हैं। तो वसुंधरा जी को कम करके वो भी नहीं आंक रहे। मुझे लगता है कि कोशिश तो चल रही है, लेकिन वसुंधरा राजे कोई छोटी बच्ची तो नहीं है कि उनको आप ऐसे लुभावनी चीज दिखा करके और गलतफहमी में डाल दें। उनका बहुत साफ है कि नेतृत्व उनके कमान उनके हाथ में सौंपी जाए और वो अगली मुख्यमंत्री बने। अगर इस बात पर सहमति नहीं बनती है, तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना भी नहीं बनेगी। इतना इतना उनके पास है, इतनी क्षमता और इतना जनाधार वसुंधरा राजे के पास है। इसको जरा सा मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूज वाली बात तो ठीक है, आखिर ऐसी नेता जो क्राउड पुलर है, आप कह रहे हैं कि जननेता है, वहां लोगों के बीच में अच्छा खासा उनका प्रभाव है, सीटें जिता सकती हैं, ऐसी नेता को नाराज करने की वजह क्या है? नॉर्मली तो ऐसी नेताओं को नहीं नाराज किया जाता है जब आप विपक्ष में होते हैं और सत्ता में आने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक एक राज्य आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऑपरेशन कमल चलाते हैं, कहीं ऑपरेशन कोई और चलाते हैं। वहां एक राज्य जहां आप जीत सकते थे, वहां एक ऐसी नेता को नाराज क्यों किया गया? मुझे लगता है कि इसके कई कारण हैं, लेकिन दो प्रमुख कारणों पर हम बात कर सकते हैं। पहला तो ये है कि वसुंधरा जी अ, राजस्थान के आरएसएस लीडरशिप की कभी प्रमुख पसंद नहीं रही है। क्योंकि वसुंधरा राजे का खुद का जो अ, सोच विचार है, उनका जो राज करने का तरीका है, उसको लेकर के मैंने बहुत सारे आरएसएस के लोगों को अ, बहुत ही आलोचना करते हुए देखा कि भाई ये संघ की जो विचार और संस्कार हैं उसमें ढली हुई नेता नहीं है। वो एक आध बार जाकर के भारतीय भवन में नेताओं से मिलजुल लेती होंगी, वो सब कर लेती हैं। लेकिन आम तौर पे वसुंधरा राजे की जो छवि रही है वो सांप्रदायिक छवि नहीं है। उनको ये नहीं माना जाता है कि वो
गनगौर किस्म के संघी एजेंडे पे चलने वाली महिला है, बल्कि उनके अपने शासन में, पिछली बार जब वो शासन में थी तो उनके सबसे करीबी मंत्रियों में यूनुस खान थे जो मुस्लिम थे। तो वो थोड़ा सा उनका जो एक समावेशी चरित्र है वो आरएसएस की विभाजक राजनीति के लिए फिट नहीं बैठता है, पहला तो ये। दूसरा, उनके साथ जो लोग भी मंत्रिमंडल में और लोग रहते हैं, उनको लेकर के आरएसएस का कैडर जो है वो खुलेआम कहता है कि ये गुंडा तत्वों को मंत्री मंत्री बना करके और पता नहीं कैसे शासन चला रही है। तो ये नाराजगी तो आरएसएस कैडर की रही है। और दूसरा ये है कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, बस ये अपना जो अमित शाह और मोदी जी और नड्डा जी, मुझे लगता है कि उस धारा के साथ भी वसुंधरा जी की पटरी कभी भी नहीं बैठी है। क्योंकि जिस तरह का अहंकारी नेतृत्व है, तो वसुंधरा जी खुद भी कम अहंकारी नहीं है, तो वो अहंकार से अहंकार का भयंकर वाला टकराव, तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी एक राजसी परिवार की पृष्ठभूमि लेके आती है, फिर उनका अपना एक राजनीतिक जीवन रहा है, अपना तरीका रहा है, अंग्रेजी बोलती है, उस तरह का पूरी चीज है। तो उनको लगता है कि भाई ये अनपढ़ टाइप के लोग बैठ गए होंगे सारे पदों पे, लेकिन मैं कैसे इनको स्वीकार कर लूं। तो वो टसल भी बहुत साफ तौर पे नजर आती है। तो एक तो नीचे जो आरएसएस कैडर है उसकी नाराजगी, और ऊपर जो ये पूरा अहंकारी दंभी नेतृत्व है उसके साथ जो एक तरीके से ईगो के जो टकराव है, ये दोनों मिलकर के फिर यहाँ पे नए नए प्रयोग करवाते हैं कि कभी आरएसएस के प्रिय व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर किसी और को बनाया जाता है। लेकिन वसुंधरा राजे का अपना एक शैली है, वो किसी को कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो जब मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो, तो वो अपने आप में ही पार्टी है, अपने आप में ही सरकार है, और उसका अपना ही तौर तरीका है, और उसके अपने लोग हैं। और ये बात सही है कि वो अभी भी जनता में निकलेगी, तो उसके लिए लोग बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये ठीक है कि उम्र का अपना एक तकाजा है, वो भी बुजुर्ग हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, और अब क्योंकि कैलाश मेघवाल ने तो यहाँ तक कहा कि अपमान सहने से मतलब वो बर्दाश्त करने से मतलब हद से ज्यादा हो गया है, तो वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि वसुंधरा खेमा जल्दी ही और चीजें करेगा और बोलेगा, और उसके बोलने के साथ साथ जो अंतर्विरोध सामने आएंगे भाजपा के लिए, ऐसे समय में उन अंतर्विरोधों से निपटना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी वो वार कर रही है, पूरी तरीके से आक्रामक है कांग्रेस के प्रति, और उसके भीतर में ही लोग हैं जो उसका जनाधार को खींच रहे हैं। तो ये जो सिर्फ टोवल है या टांग खिंचाई है, वो भाजपा की पूरी रणनीति को कमजोर करेगी। पर मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के लिए कोई सम्मानजनक स्थितियां ये बना देंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। और जैसे जैसे टिकटों के बंटवारे का समय नजदीक आ रहा है, ये विद्रोह और बढ़ेगा। एक जमाने में भंवर भाई हम लोग कहते थे कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, कोई और नहीं हरा सकता है, और कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है लंबे समय से, ये भी हम जानते हैं। और अब देखिए लगातार सत्ता में रहने के बाद वही सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं। तो मुझे याद आता है, एक नाम तो नहीं याद है, एक बड़े राजनीति शास्त्री थे, वो कहते थे कि भारत में सभी पार्टियां कांग्रेस हैं जब वो सत्ता में आ जाती हैं। सत्ता में आने के पहले वो जो भी रहे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबके अंदर कांग्रेस घुस जाती है। तो ये चीज़ इस समय राजस्थान में जितना आपने बताया उससे मेरे काफ़ी समझ में आ रही है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा था कि मोनू मानेसर को, ये छोटी घटना लग सकती है, लेकिन लगभग 7 महीने बाद मोनू मानेसर गिरफ्तार हुआ है। मैं वही जब मेवात गया था और बाद में एक आध बार और भी वहाँ के लोगों से बात हुई, तो एक बड़ी नाराज़गी लोगों में ये थी कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि जोड़ के देखा गया था, उस लिंचिंग से पूरा जोड़ के देखा गया था। और अब मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया, रोज नई नई खबरें आ रही हैं। तो जो खास तौर पे अल्पसंख्यक साइकी है उस पर कुछ असर पड़ेगा इसका? निश्चित रूप से असर तो पड़ना चाहिए, क्योंकि जुनैद और नासिर के को जला देने के बाद का जो परिदृश्य था, और जिसमें आप भी पहुंचे और हम लोग भी वहां गए थे, और जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उस इलाके में जाहिदा जो मंत्री है राजस्थान सरकार की और वहां की स्थानीय विधायक हैं, उनके प्रति जबरदस्त नाराजगी का भाव था।
गांव गांव से लोग मोमबत्ती जुलूस लेकर के जुनैद और नासिर के गांव में पहुंच रहे थे। और मैंने भी कई जगहों के युवाओं से बात की तो ये लगा कि जबरदस्त नाराजगी राजस्थान की सरकार के प्रति और वहां की मंत्री के प्रति है। तो और उस वो लंबे समय तक इस तरह चलते रहे कि आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे मोनू मानेसर को खास तौर पे। और ये और बड़ी नू का जो ये ब्रजमंडल वाला पूरा जो एपिसोड हुआ, तब लगा कि एक व्यक्ति खुल कर के लोगों को भड़का रहा है, चैलेंज दे रहा है और वो गिरफ्तारी से बचा हुआ है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उस समय भी हम राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पूरे उसमें थे संपर्क में। और हमने जुनैद नासिर के गांव से लौट करके एसपी भरतपुर और आईजी रेंज भरतपुर के साथ एक लंबी मीटिंग करी। और तब उन्होंने पूरा सिलसिलेवार बताया कि वो किस तरह की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये जो काऊ रक्षक वाले जो लोग हैं, ये जो हत्या के आरोपी हैं, इनको पकड़ने के लिए उनका पूरा प्रयास था। तो प्रयास तो वो लंबे समय तक कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये पूरा जो हरियाणा पुलिस का, हरियाणा गवर्नमेंट का जो मोनू मानेसर को प्रोटेक्शन देने का जो नीति चल रहा था, उसके चलते वो संभव नहीं हो पा रहा था। इवन राजस्थान पुलिस उधर घुस रही थी तो उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुई है पुलिस के खिलाफ कि उन्होंने जाकर के और रिंकू सैनी के परिवार में मारपीट कर दी, गर्भवती महिला का गर्भ गिरा दिया, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये होता जा रहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय में लग रहा था कि शायद सरकार गिरफ्तार करने में इच्छुक नहीं है या गिरफ्तार नहीं करना चाहती है। लेकिन मोनू मानेसर की जो अब गिरफ्तारी हुई है, उससे वो जो आक्रोश था, जो अल्पसंख्यक युवाओं में जो एक भयंकर किस्म की रोष थी, उसमें कुछ हद तक तो कमी आई है। पर मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी बहुत रणनीतिक भी अशोक जी मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से उसको पकड़ करके और राजस्थान सरकार मतलब राजस्थान की पुलिस के हाथ में आने दिया इस मौके पर, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो इस हिंदू सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश में भी रहे हैं कि मोनू मानेसर जब गिरफ्तार होगा तो उसका हिंदू वोटों पर असर पड़ेगा और ध्रुवीकरण होगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा फेल हो गया उनकी रणनीति, क्योंकि मुस्लिम्स ने भी एक एक तरह का जिम्मेदारी पूर्वक एक निभाया है कि उन्होंने इस गिरफ्तारी के बाद में कोई बहुत बड़ा कुछ किसी तरह का वो नहीं किया। और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि भाई कोई महान व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत उनके जो लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, उन्होंने वीएचपी वगैरह ने कहा होगा। तो मुझे लगता है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का फायदा जो बीजेपी उठाना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी को अब भी कहीं न कहीं लग रहा है कि हम सांप्रदायिक उस पर जब तक तल पर नहीं ले जाएंगे इस पूरे चुनाव को, तब तक उनकी जीत जो है वो बड़ी मुश्किल लग रही है अभी भी। तो वो चाहे करप्शन की बात कर रहे हैं, एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब बात होने के बावजूद भी भाजपा को लग रहा है कि बात सांप्रदायिक उस पे ध्रुवीकरण पे ले जाएंगे तभी जाके होगा। लेकिन मोनू मानेसर की बात गिरफ्तारी के बाद भी ऐसा कुछ राजस्थान में हलचल नहीं दिख रही है। लोगों ने कहा ठीक ही है, गुंडे हैं और गिरफ्तार होने चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये जो एक तरह की ठंडी सी प्रतिक्रिया जो हिंदू समाज की आई है, ये भी बीजेपी की चिंता की लकीरें बढ़ाने वाली है। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सांप्रदायिक एजेंडा भी नहीं चलने वाला है। तो अगर ऐसा ये भी नहीं चला तो फिर चलेगा क्या। तो कहीं मुझे लगता है कि राजेंद्र राठौड़ की वो बात सही होती साबित हो रही है कि जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी होता जा रहा है कहीं ना कहीं राजस्थान। तो एक दौर था जब हम सुनते थे सबको देखा बारी बारी, अब की देखो अटल बिहारी, इस तरह के नारे सुनते थे कि सबको आप देख चुके हैं, अब अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए। और तब यह था कि गुड गवर्नेंस की बात की जाती थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लगभग सब हिस्सों पर और केंद्र में तो है ही सत्ता में आ चुकी है, तो अब वो जानती है कि गुड गवर्नेंस की बात कर पाना उसके लिए मुश्किल काम है। एक आखिरी जो सहारा है और इकलौता सहारा है वो उसके पास वही सांप्रदायिक एजेंडा है,
कर्नाटक में हनुमान जी थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सनातन की बात आ गई है, बाकी सारी क्वेश्चन लगातार की जा रही हैं। लेकिन अपने अंदर का जो अंतर विरोध है, जब बात कर रहे थे भाई वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो मैं सोच रहा था कि वो उस पीढ़ी के लगभग आखिरी लोगों में से हैं जिन्होंने वो राज सत्ता देखी है। उनके पिता जो थे जियाजीराव सिंधिया, वो बाकायदा राजा थे, जिस समय आज़ादी मिली उस समय बाकायदा रियासत के राजा थे, और वो रोबदाब कम से कम लंबे समय तक बना रहा, तो उन्होंने वो ज़िंदगी देखी है। तो उसकी अपनी एक ऐंठ होती है, उसकी अपनी एक अकड़ होती है, उसका अपना एक ईगो होता है। उस ईगो से आरएसएस का ईगो या नए जो शहंशाह बने हैं उनका ईगो टकरा रहा है। सत्ता थोड़े दिनों पहले तक भाजपा को लग रहा था कि बिल्कुल हमारे हाथ में है, तो मुख्यमंत्री अपना बनाने की जिद थी। अब जब सत्ता तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है तो मनाने समझाने के खेल चल रहे हैं। हम पहले कहते थे कांग्रेस को हराती है, लग भी रहा था वहां कि सचिन पायलट अशोक गहलोत को हरा देंगे, लेकिन अचानक से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी गायब हो गई अखबारों से, और उसकी जगह ले ली भारतीय जनता पार्टी के अंदर की तनातनी ने। और कैलाश मेघवाल साहब को पार्टी से निकालने के बाद तो स्थिति अजीबोगरीब हो गई है। तो ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले तक राजस्थान में बहुत सारी, बहुत रोचक, बहुत मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। हनुमान बेनीवाल हैं ही वहां पर, आदिवासी लोगों ने जो पार्टी अपनी बनाई है वो भी है, कांग्रेस, बीजेपी, देखिए इस चुनाव के पहले क्या क्या होता है। और ये सब हम देखेंगे भाई भंवर मेघवंशी की आंखों से, जो न सिर्फ राजस्थान में रहते हैं बल्कि जैसा मैंने कहा राजस्थान की नब्ज को बहुत कायदे से पहचानते हैं। शुक्रिया भाई, अगली बार फिर मिलते हैं।